हेलो एवरीवन, इसमें हम 10 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स को एनालाइज करेंगे। शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल आता है हमारा बिहार के रिजर्वेशन से रिलेटेड। कुछ टाइम पहले हमने पढ़ा था कि बिहार में जो है कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ था और अब बात आती है कि वहाँ पे डिसीजन लिया गया एक बिल पास कराने का, जिसमें जो 50% रिजर्वेशन है उसको 65% तक बढ़ाने की बात की गई और उसको पास कर दिया गया है। सो बिहार असेंबली यूनानिमसली पास्ड अ बिल टू हाइक रिजर्वेशन फ्रॉम 50 to 65%। तो जितनी भी कैटेगरीज को उन्होंने प्रोवाइड कर रखा है, SC ST OBC वगैरह, हर किसी को थोड़ा थोड़ा बढ़ाया जाएगा। और जो EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस कोटा वो 10% है। सो टोटल मिला के 75% हो जाएगा। यानी कि जो इंदिरा साहनी की लिमिट थी, इंदिरा साहनी केस जो था 1992 का, उसमें 50% लिमिट बताई गई थी कि भाई 50% से ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए अनलेस देयर इज़ सम वेरी एक्स्ट्रॉर्डनरी केस। सो उसको ब्रीच किया गया है। सो दिस प्रपोजल में एंड अप बिफोर द कोर्ट्स, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब ये 50% सीलिंग को क्रॉस करी तो हो सकता है ये मुद्दा डेफिनेटली कोर्ट में जाएगा। सो वही बात है, सिंस इट ब्रीचेस द 50% सीलिंग फिक्स्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992। ठीक है। एंड बेसिकली इसमें बोला तो ये जा रहा है कि डिसीजन इसलिए लिया गया है ताकि जो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ हैं उनका सोशल अपलिफ्टमेंट हो सके, इंक्लूसिविटी आ सके, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि उनकी जितनी पॉपुलेशन है उस प्रोपोर्शन में उन्हें रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, तो कहीं ना कहीं उनके अपलिफ्टमेंट को वो अफेक्ट करता है। बाकी मेनली तो पॉलिटिक्स ही खेली जा रही है। एंड सो द डिसीजन टू रेज द रिजर्वेशन कोटा इन बिहार कम्स एज अ रेस्पॉन्स टू द प्रेसिंग नीड फॉर अ सोशल अपलिफ्टमेंट एंड इंक्लूसिविटी। लेकिन देखो, साथ ही में रिजर्वेशन तो देते हैं, उसके साथ में हम ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, उसकी एफिशिएंसी पे। सो एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन माइंड while giving the reservation to the communities. सो ये मुद्दा था पूरा बिहार रिजर्वेशन से रिलेटेड। इस बार रिजर्वेशन से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, चाहे वो कास्ट बेस्ड सर्वे हो या मराठा कोटा हो, उससे रिलेटेड जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं महाराष्ट्र में, या फिर बिहार में फिर से अब ये बिल लाया गया है। सो रिजर्वेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। अब बात आती है केसेस अगेंस्ट लॉ मेकर्स। जो हमारे MP MLAs वगैरह आते हैं उनके अगेंस्ट काफ़ी क्रिमिनल केसेस वगैरह चलते रहते हैं, तो उसके रिगार्डिंग एक याचिका लगाई गई कि भाई इनको जल्दी से जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, डिस्पोज होने चाहिए ये वाले केसेस, क्योंकि हमारे लॉ मेकर्स हैं भाई। वो मतलब अगर कोई एक्चुअल में गिल्टी है और वो वहाँ पे इतने बड़े इंस्टीट्यूशन में बैठा है, लोगों के लिए डिसीजंस ले रहा है, तो हमारे नेशन के लिए हित में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस इशू किए जिससे उनका जो क्रिमिनल केसेस हैं उनका स्पीडी डिस्पोजल, टाइम पे जो है डिस्पोजल हो सके। सो सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइंस टू मॉनिटर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। एंड ये भी रेकमेंड किया गया कि जो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वो सो मोटो बेसिस पे केसेस रजिस्टर कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि केस रजिस्टर करना चाहिए, खुद के हिसाब से मतलब। ठीक है। एंड ये भी बोला कि केसेस कैन बी हर्ड बाय स्पेशल बेंच, डेजिग्नेटेड बेंच और लिस्टेड एट रेगुलर इंटरवल्स। अब जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951 का, उसका जो सेक्शन 8 है, ठीक है, सेक्शन 8 में सब क्लॉज सेक्शन 8 क्लॉज 3, उसमें बात की गई है कि अगर कोई कन्विक्ट होता है किसी सर्टेन ऑफेंसेस के लिए तो उनको 6 साल का बैन कर दिया जाता है। तो ये जो याचिका लगाई गई थी इसमें बोला गया था कि भाई आप ना इस 6 साल को हटा के लाइफ टाइम बैन करो, क्योंकि अगर कोई किसी ऑफेंस के लिए दोषी ठहराया गया तो आप सिर्फ 6 ईयर का क्यों बैन लगा रहे हो, लाइफ टाइम का बैन लगाओ। बट इससे रिलेटेड ये वाला जो कंसर्न है ये एड्रेस नहीं किया गया था इस वाली रूलिंग
में। हालांकि इस पे ऑफ कोर्स डिबेट चलेगी, लेकिन अभी तो इस पे कुछ नहीं बोला गया। और साथ ही में हाई कोर्ट को रिकमेंड किया कि जो ये लॉ मेकर्स के अगेंस्ट केस होते हैं ना, स्पेशली वो जो कि पनिशेबल होते हैं विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उनको पहले प्रायोरिटी दो आप, उनकी जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। ठीक है। और बात करें तो अराउंड 5175 पेंडिंग केसेस अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट लॉ मेकर्स। सो इट बिकम्स ऑल द वे मोर इम्पॉर्टेंट टू एड्रेस दिस कंसर्न। सो ये बातें हमारी लॉ मेकर्स से रिलेटेड। अब बढ़ते हैं आगे। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट LFPR, तो इसमें हमें ऑफ कोर्स बढ़ोतरी देखने को मिली है पहले से। और ये बढ़ोतरी क्यों आई है? स्पेशली मेजरली तो फीमेल्स जो रूरल एरियाज़ में है वहाँ पे उनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा देखा गया है। लेकिन जो आर्टिकल आया था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई ये जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, इससे एक्चुअल में एम्पावरमेंट हुआ है क्या फीमेल्स का या नहीं हुआ है। सो उससे रिलेटेड थी ये न्यूज़। तो इसमें बताया गया जो रूरल एरियाज़ में LFPR है वो 2017-18 में 18.2% था, तो अब 30.5% हो गया। ठीक है। तो क्यों हुआ? तो एजुकेशन लेवल बढ़ा है बच्चियों का, जिसकी वजह से वो जॉब वगैरह ज़्यादा करने के लिए रेडी हैं। ऊपर से ये भी बताया गया कि मेजॉरिटी जो न्यू फीमेल्स हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में एंटर कर रही हैं, या फिर कुछ घर की उनकी जो फैमिली एंटरप्राइजेज होती हैं, लेकिन वहाँ पे वो मेजॉरिटी ऑफ देम वर्क एज अ हेल्पर ओनली, नॉट एज अ ओनर और समथिंग। तो वो एज अ हेल्पर में वर्क कर रही हैं। तो मतलब ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन तो बढ़ा है, लेकिन जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट का वो थोड़ा और बढ़ना बाकी है। ठीक है। इसके बाद उनकी जो इनकम में इंक्रीज़ देखा गया है वो ऐसा कुछ खास नहीं है। इनफैक्ट इन्फ्लेशन के साथ देखें तो अगर इन्फ्लेशन को ध्यान में रख के देखें तो उनकी रियल इनकम हार्डली कुछ बढ़ी है, इनफैक्ट कम ही हुई है या फ्लैट हुई है। सो इट इज़ बेयरली इन लाइन विद द इन्फ्लेशन। सो रियल इनकम की बात करें, जब इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रियल इनकम की बात करें तो वो फ्लैट है या लोअर ही है। और कोविड के टाइम पे हमने देखा था कि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, उस टाइम सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा था और नॉन फार्म सेक्टर जो है नहीं बढ़ रहा था उतना। सो जो इतना फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था उसकी वजह से भी वीमेन लाइक दे वर फोर्स टू वर्क, तो वो भी एक रीज़न था कि फ़ीमेल पार्टिसिपेशन क्यों बढ़ा। ऊपर से रिवर्स माइग्रेशन उस टाइम काफ़ी हो रहा था, क्योंकि फैक्ट्रियाँ वगैरह बंद हो रही थी तो लोग वापस अपने गाँव की तरफ माइग्रेट कर रहे थे, जिसकी वजह से वुमेन को काम करना पड़ा। सो वो भी एक रीज़न है। सो इसमें ये बोला गया है कि सो विद लेस वेजेस एंड नॉट सो गुड नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इज़ इट इवन अ गुड न्यूज़ दैट LFPR हैज़ इंक्रीज्ड? ये एक डिबेटेबल क्वेश्चन है। तो ज़रूरी है कि उनको फेयर वेज मिले, उनके काम के हिसाब से बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, ताकि उनका एक्चुअल में एम्पावरमेंट हो पाए। ठीक है, ये बात है। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला था, अराउंड 18 प्रोडक्ट्स को। सो वो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सो पहली आती है बेरीनाग टी। अब ये टी जो है हिमालय में कोई प्लांट पाया जाता है उसकी लीव से बनती है, विच आर कंप्रेस्ड इनटू सॉलिड मास एंड इट इज़ हाईली सॉट आफ्टर लंदन टी हाउसेस। लंदन टी हाउसेस में काफ़ी इसकी डिमांड है। उसके बाद आती है विचू बूटी फैब्रिक्स, इसको भी GI टैग मिला है और इट इज़ मेड फ्रॉम हिमालयन नेटल फाइबर, एक तरह का फाइबर होता है उससे बनती है, विच आज हॉलो एंड प्रोवाइड नेचुरल इंसुलेशन। ये हॉलो होता है और नेचुरल इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और ये समर्स में भी पहना जा सकता है, विंटर्स में भी पहना जा सकता है, ये इसकी खासियत है। तो इन्हें GI टैग मिला है। GI टैग क्यों मिलता है? बेसिकली किसी भी जगह की कुछ प्रोडक्ट्स में कुछ स्पेशलिटी आती है। क्यों आती है? बिकॉज वो जिस एरिया में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिससे उसमें कुछ यूनिकनेस आती है, और उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए GI टैग दिया जाता है, ताकि उसका अच्छा दाम मिल सके, उसकी ग्लोबल लेवल पे वैल्यू अच्छी हो सके। ये सारी बातें होती हैं। उसके बाद आता है उत्तराखंड मंडुआ, जो कि फिंगर मिलेट है। ये गढ़वाल और कुमाऊं रीजन में ग्रो की जाती है। गाहट
ये एक पल्सेस होती हैं जो ड्राई रीजन्स में ग्रो होती हैं, इनका मेडिसिनल यूज़ भी होता है। झंगोरा मिलेट एंड इट इज़ ग्रोन इन रेन फेड हिमालयन रीजन। उसके बाद उत्तराखंड लाल चावल यानी कि रेड राइस, ये ग्रो होते हैं पुरोला रीजन में उत्तराखंड के। फिर आता है चौलाई या फिर रामदाना, ये बेसिकली फास्ट जो करते हैं व्रत वगैरह उसमें काम में आता है। एंड उसके बाद आता है बुरांश जूस, इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम रेड फ्लावर्स जो होते हैं रोडोडेंड्रन के आर्बोरिटम, उससे बनता है ये जूस, इसको भी जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड काला भात, ये ब्लैक सोयाबीन होता है, इन्हें भी मिला है। फिर उसके बाद माल्टा फ्रूट, पहाड़ी तुअर दाल, उत्तराखंड लिखाई या फिर वुड कार्विंग्स। इसके बाद नैनीताल की मोमबत्ती यानी कि कैंडल्स। फिर रंग वाली पिछोड़ा ऑफ कुमाऊं, रामनगर नैनीताल लिचीज, रामगढ़ नैनीताल पीचेस, चामोली वुडन रामा मास्क, अल्मोड़ा लाखोरी मिर्चीज, इट्स अ काइंड ऑफ चिली वेरिएंट। इन सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, तो ये एक बार ध्यान में रखने हैं हमें। और ये बात थी इससे रिलेटेड। अब बात होती है सुप्रीम कोर्ट की। अब सुप्रीम कोर्ट की फुल स्ट्रेंथ है 34 जजेस की, मतलब मैक्सिमम 34 जजेस अपॉइंट किए जाते हैं, किए जा सकते हैं। और अभी 3 नए जजेस अपॉइंट किए गए हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पूरी फुल स्ट्रेंथ अटेंड कर ली है, यानी कि 34 जजेस पूरे हो चुके हैं अटेंड। और क्योंकि अभी केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस पेंडिंग हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, अराउंड केस लॉग नियर्स अराउंड 80,000। सो इसीलिए पूरी स्ट्रेंथ होना बहुत ज़रूरी भी है। अगर स्ट्रेंथ की बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो फिक्स होती है पार्लियामेंट लॉ के थ्रू। ओरिजिनली जो था हमारे पास 8 जजेस थे, वो धीरे धीरे पार्लियामेंट लॉ ले आके उसको बढ़ा दिया गया। और अपॉइंट कौन करता है जजेस, तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स की एज तक। सैलरी अलाउंसेस भी पार्लियामेंट ही डिसाइड करते हैं। और सैलरी, पेंशन एंड अलाउंसेस दे आर चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे चार्ज होते हैं। सो इस पे डिस्कशन नहीं होता पार्लियामेंट में, ठीक है, तो ये डिबेटेबल नहीं होता। तो इसी के साथ होता है ये सेशन ख़त्म। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।